हाय गाइस, वेलकम टू फार्मा ट्यूटर हब। आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे पोसोलॉजी, जो कि बी फार्मेसी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये फार्मास्यूटिक्स यूनिट 1 का लास्ट चैप्टर है पोसोलॉजी। तो पोसोलॉजी के अंदर हम करते क्या है, तो ये एक ऐसी साइंस होती है जिसके अंदर हम क्वांटिफाई करते हैं या हम पता करते हैं कि कितनी क्वांटिटी में हमें ड्रग देनी है किसी भी पेशेंट को, जिससे कोई भी थेराप्यूटिक रिस्पांस जो है डिज़ायर्ड वो हमें मिल सके। ठीक है, जिससे हमें डिज़ायर्ड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट मिल सके। ठीक है, तो पोसोलॉजी के अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं, हम कुछ फॉर्मूलों का यूज़ करके, कुछ भी फॉर्मूले होते हैं इसके अंदर जिनका यूज़ करके हम जो डोज है उसकी क्वांटिटी को मेज़र करते हैं। ठीक है, क्वांटिटी का पता करते हैं। ठीक है, तो जो पोसोलॉजी होती है इसके अंदर बेसिकली अगर इसके बेसिक के बारे में बात करें तो पोसोलॉजी दो ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया है, जिसका मतलब होता है हाउ मच क्वांटिटी वी हैव टू गिव अ पेशेंट टू गेट अ डिजायर्ड थेराप्यूटिकल और फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। ठीक है, तो जो ये दो ग्रीक हैं, अगर ग्रीक वर्ड हैं पोसोस एंड लॉजी या फिर लोगस, तो पोसोस का मतलब होता है हाउ मच एंड लोगस का मतलब होता है साइंस। तो पोसोलॉजी ऐसी साइंस होती है जो हमें बताती है कितनी क्वांटिटी में हमें ड्रग देनी है किसी भी पेशेंट को, जिससे फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट हमें देखने को मिल सके। आगे देखें तो ये तो थी इसकी डेफिनेशन। बाकी आगे देखें तो हर किसी पेशेंट को हम अलग अलग डोज देते हैं। ठीक है, जैसे ये पेशेंट हमारा ए है और ये पेशेंट हमारा बी है। ठीक है, तो जो हमारा पेशेंट ए है वो एक चाइल्ड है और पेशेंट भी हमारा एक अडल्ट है। तो क्या हम दोनों ही पेशेंट को क्या सेम डोज दे सकते हैं? तो ऐसा तो नहीं है कि हम सभी पेशेंट को सेम डोज दे सकते हैं। हमारी जो डोज होती है वो डिपेंड करती है कि पेशेंट की एज क्या है, बॉडी वेट क्या है, ठीक है, बॉडी मास क्या है और क्या सरफेस एरिया है। ठीक है, तो इस पे हमारी जो ड्रग है वो डिपेंड करती है, इसीलिए हमें डोज को कैलकुलेट करना पड़ता है। तो जो पेशेंट्स भी हैं हमारे जिसके अंदर एडल्ट्स आते हैं, तो हमारी जो इंडियन फार्माकोपिया है जिसे हम बोलते हैं आईपी, तो इसने क्या किया, एक बुक पब्लिश करी जिसके अंदर काफ़ी सारी जो स्टैंडर्ड फिक्स्ड डोज होती हैं, स्टैंडर्ड फिक्स्ड डोज, इसके अंदर जो बुक बनाई थी इंडियन फार्माकोपिया ने, इसके अंदर काफ़ी सारी जो स्टैंडर्ड ड्रग्स होती हैं जो फिक्स्ड डोज की होती हैं, ठीक है, जो अडल्ट के लिए बनाई गई थी, उनको मेंशन कर रखा है कि हमें अडल्ट को इतनी डोज देनी है। ठीक है, जो कि 50 to 100 kg के वेट के होते थे, उनके लिए आईपी में स्टैंडर्ड डोज दे रखी है। ठीक है, तो अब जो चाइल्ड होते हैं हमें उनके लिए कैलकुलेट करनी होती है। आईपी के अंदर मेंशन नहीं किया गया है कि कितनी चाइल्ड को डोज हमें देनी है। साथ में हमारे पेशेंट सी, अगर उनका भी देख लें तो जो हमारे पेशेंट सी टाइप के होते हैं, तो इसके अंदर हमारे एल्डर्स पर्सन आ गए। ठीक है, एल्डर्स। ठीक है, तो ये जो पेशेंट होते हैं इनका भी हमें अलग तरीके से ही डोज कैलकुलेट करनी होती है, जो कि आईपी के अंदर मेंशन नहीं करी गई है। ठीक है, तो ये 3 तरीके के हमारे पेशेंट हो गए, तो हर पेशेंट को हम अलग अलग तरीके से डोज देते हैं। तो ये जो डोज होती है वो डिपेंड करती है काफ़ी सारे फैक्टर्स पे। उन फैक्टर के बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे कि पेशेंट की एज क्या है, ठीक है, सेकेंड पेशेंट का वेट क्या है, ठीक है, इसके बाद में रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या था पेशेंट का, देन और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिस पे हमारी जो डोज होती है वो डिपेंड करती है। तो इन सभी फैक्टर्स को हमें पढ़ना है एक एक करके। तो शुरू करते हैं।
एज के साथ में इसको मैं रफ करने वाला हूँ, तो इसको एक बार तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देन उसके बाद में आगे स्टार्ट करेंगे एज से, देन पेशेंट वेट, सेक्स, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। तो एक बार तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एज के साथ। देखो, एज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी ड्रग की कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। तो अभी मैंने पहले केस में ही बताया था, हमारे 3 तरीके के पेशेंट हैं। एक चाइल्ड होता है पेशेंट, भी हमारे अडल्ट हो गए पेशेंट्स ही हमारे ऐसे पर्सन हो गए जो एल्डर हो गए, ठीक है। तो ये 3 तरीके के हमारे पेशेंट होते हैं। तो हमें सभी पेशेंट को अलग अलग डोज देनी होती है अकॉर्डिंग टू उनकी एज। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो, जो छोटे बच्चे होते हैं उनका अभी मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा अभी स्लो होता है। अडल्ट के अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से मेटाबॉलिज्म होना चालू कर देता है, और जो हमारे एल्डर्स होते हैं इनका भी मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, इनका भी स्लो हो जाता है, इनका भी स्लो हो जाता है। साथ में जो चाइल्ड्स होते हैं इनका एक्सक्रीटरी जो सिस्टम होता है ये भी बहुत ज़्यादा स्लो होता है। सेम ऐसे ही एल्डर पर्सन के अंदर भी एक्सक्रीटरी सिस्टम बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अभी जो ये छोटे बच्चे हैं इनका अभी प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुआ है, ना प्रॉपर्ली जो किडनीज़ हैं वो अभी प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुई है, या फिर इतना अमाउंट में वो ड्रग को जल्दी जल्दी फिल्टर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ऐसे एल्डर्स होते हैं इनका भी मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, क्योंकि काफ़ी सारी ऑर्गन्स के अंदर जैसे जैसे एज आती है वैसे वैसे पेशेंट के अंदर जो एल्डर हो जाते हैं इनके जो ऑर्गन्स होते हैं वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाते हैं, यानी कि उनकी जो एफिकेसी होती है वो रिड्यूस हो जाती है। तो उनके जो ऑर्गन्स हैं जैसे किडनी, तो ये किडनी क्या करती हैं, थोड़े जब एज आ जाती है तो ये सही से प्रॉपर्ली फिल्टर नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है बॉडी के अंदर जो ब्लड के अंदर काफ़ी सारी जो ड्रग होती है वो इकट्ठा होने लगती है, ठीक है। जब ब्लड के अंदर ड्रग इकट्ठी होने लगती है तो उससे टॉक्सिक इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। जब ये टॉक्सिक इफेक्ट होंगे तो किसी भी पेशेंट को हार्म पहुंचा सकते हैं, ठीक है। ऐसा ही केस सेम हमारा चाइल्ड के अंदर होता है, तो इसलिए एज बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी रिमेनिंग जो फैक्टर्स हैं उन्हें देखेंगे जो डोज को अफेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ही हम डोज जो होगी छोटे बच्चों की, चाइल्ड के लिए, वो हम कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।